आपको क्या लगता है, क्या उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था? नहीं, मैं ऑस्कर का सिनेमा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मेरी राय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मायने नहीं रखती है इस मामले में। मुझे सिनेमा की उतनी समझ भी नहीं है और ना मैं जानकार हूँ। ऑफ स्क्रीन में आई थिंक वो बहुत ही नॉर्मल किस्म के थे और उतना ही वो उसके ऑन स्क्रीन में डिफरेंट हो जाते थे। ऐसे कलाकार कभी कभार आते हैं। लंच के बाद जब शॉट इनका लगा, परफेक्ट शॉट दिया, इनके वजह से कोई रीटेक नहीं हुआ। काश उन्हें ऊपर वाला 150 साल की उम्र देता कि वो आज ओटीटी के जमाने में और सीरीज के जमाने में वो काम कर रहे होते। उनके एक सीन्स आप हजारों बार देख सकते हैं, कभी बोर नहीं होंगे। राधा रानी के चरण और लाला का घर, धन्य भाग, धन्य भाग। कि लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। कन्हैया लाल चतुर्वेदी एक सरल व्यक्तित्व और सहज अभिनेता। नमस्कार दोस्तों, मैं कृप कपूर सूरी आज आपको अतीत की अलमारी से निकाले कुछ बेशकीमती लम्हों से रूबरू कराने जा रहा हूं। बेमिसाल एक्टर, बेहतरीन इंसान कन्हैया लाल। जी हां, वही कन्हैया लाल जो कभी फिल्म मदर इंडिया में सूदखोर महाजन सुक्खी लाला के रूप में, तो कभी फिल्म हम पांच में लाला नैन सुख के रूप में बिन दिया सलाई आपके मन को जलावन की तरह फूंक दिया करते थे। वही कन्हैया लाल जिनकी खलनायकी पिस्सू की तरह दर्शकों के मन से चिपकी कई कई दिनों तक उनका सुकून चूसा करती थी। लो, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। भतीजे, इसमें चचा का भी हिस्सा है। तुमने कौन सा हल चलाए? अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है, मालूम? ला ले जरा। क्या? तुम चोर है? ओए, मैं चोर हूँ? मदर इंडिया में अगर आप कन्हैयालाल जी नहीं होते तो वो बात बन ही नहीं सकती थी। उस पिक्चर की हाईलाइट थे कन्हैयालाल जी और नरगिस। दैट इज एक्टिंग एंड दैट इज ग्रेट कैरेक्टर एक्टिंग। हीरो एक्टिंग करता है, हीरोइन एक्टिंग करता है, लेकिन ग्रेट कैरेक्टर। पूरा कास्ट इस तरफ और इस तरफ कन्हैया लाल जी। मदर इंडिया तो उनकी मतलब ऐसी फिल्म है जो सूखी लाला वाली, जो जितनी बार देखें उतनी बार आइकॉनिक कैरेक्टर है। बट एवरी टाइम ही केम ऑन द स्क्रीन, ही यूज्ड टू फिल द स्क्रीन विद हिज प्रेजेंस, हिज परफॉर्मेंस, हिज स्टाइल। इट वाज वंडरफुल टू वॉच हिम। हाथ नहीं, पर शर्म नहीं आती तुझे? हैं? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाए जा रहा है दोनों दिन बैठे बैठे पसेरी पर। लाला! फिल्म मदर इंडिया की रिलीज से पहले तक सूदखोरी और जमींदारी व्यवस्था का खात्मा हो चुका था, पर सिर्फ कानूनी कागज पे। हकीकत के धरातल पर अब भी सूदखोर महाजन और जमींदार गरीब गुरबों का खून चूस रहे थे। पर कन्हैया लाल ने सन 1957 में फिल्म मदर इंडिया में अपनी बेहद प्रभावशाली अदाकारी से गरीबों का शोषण करने वाले सूदखोर महाजन का वो घिनौना चेहरा दिखाया कि क्या सरकार, क्या पब्लिक, सब सूदखोरों और सूदखोरी की व्यवस्था से बेइंतहा नफरत करने लगे। और तब वास्तविकता की जमीन पे भी इस एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम को खत्म करने के कारगर उपाय हुए। सुक्खी लाला का वो रोल उन पे ऐसा फिट बैठा, बल्कि कहें ये उसमें ऐसे फिट बैठे कि लोगों को घृणा होने लगी उन्हें देख के, उस कैरेक्टर को देख के। कफन खसोट। कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है। नहीं नहीं, तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है, सोने का कंगन लाकर न पहनाता है तुम्हें राधा।
राधा बहन बोलो। वो तो मैं दिल से मानता हूँ राधा देवी। तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई, नहीं तो दो साखियां मौजूद हैं। सारी फसल चुरा के ले गया है तुम्हारा लड़का, तब ये कंगन पहन के बैठी हो, समझी? ये अंधेर है। मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बनवा दूंगा। कन्हैया लाल जी के निभाए इस किरदार का ऐसा असर हुआ कि कई जगहों पे जो दबे कुचले लोग थे, गरीब लोग थे, वो उठ खड़े हुए। ऐसी क्रांति हुई कि कई धनाढ्य लोगों के, कई जमींदारों के बंगलों पे, हवेलियों पे लोगों ने पत्थर बरसाए। और यहाँ तक के ये भी कहा जा सकता है कि खुद कुछ जो इस तरह के ज़मींदार और सूदखोर रहे होंगे उन पर भी इसका प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि फिल्म का माध्यम बहुत दूर तक जाता है। हमरी सारी मेहनत माया ठगवा ठग ले जाए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। मुझे उस पूरी पिक्चर में एक डायलॉग हमेशा हॉन्ट करता है, और मुझे आज तक याद है कि चलते वक्त जब वो छोड़ के जा रहे हैं नरगिस और उनके बच्चों को, राधा को, तो वो कहते हैं कि सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार फिर मेरी बात पर विचार कर लेना। हाँ हाँ, सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी हैं। ये सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी हैं, कमाल का लिखा हुआ डायलॉग भी है और कमाल का बोला भी। इसमें आपको वहाँ इंसान के बजाय एक वल्चर दिखाई देने लगता है, जो इस औरत के अंदर से मरने का इंतजार कर रहा है। उसमें वो सुकून है, ठहराव है, जैसे कहा है। उसमें थ्रेट नहीं है, उसमें इत्मीनान है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है बड़े सेंसिटिव एक्टर को होती है, जो जिंदा करते डायलॉग को, उसे समझे, उस डायलॉग की जो बेरहम ठंडक है उसको समझे। इन्हें मंच मिले, सदुपयोग किया। जगे हुए लोग थे और अविश्वसनीय प्रकार का काम हम जब भी सिनेमा देखते हैं, अविश्वसनीय। वाह वाह। मैं उनके साथ एक सीन कर रहा था और सीन गांव के एक किचन में था, तो अचानक नजर गई कि फ्लोर पे काफी खून इकट्ठा हुआ है। तो सबने सोचा खून कहां से आया। सबने देखा इधर उधर, तो अचानक पता लगा कि कन्हैया लाल जी के यहाँ पर बहुत बड़ा कट लग गया था शॉट के दौरान। लेकिन दीवानगी देखिए, पागलपन, वो नशा जो काम का होता है, उन्हें पता तक नहीं लगा। कन्हैया लाल जी उन आर्टिस्टों में से थे, एक्टरों में से थे, जिनके सामने हम नाम नहीं लेंगे, अच्छे एक्टर यानी कॉम्प्लेक्स में आ जाते थे। With a few economical movements, with a few lines spoken, with one eyebrow raised, with his body bent in a certain manner, he communicated the richness of the character to the audiences in a manner कि वो सक्सेसफुल होता। और सक्सेस का एक्टिंग में एक ही मतलब है, आर्ट में सक्सेस का एक ही मतलब है, और वो मतलब है कि आप भूल जाएं कि ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है और आप उसको बिलीव करने लगें कि ये सचमुच में हो रहा है। जब भी कन्हैयालाल चतुर्वेदी जी जैसे बड़े कलाकार के बारे में कहने की बात होती है, तो मैं अक्सर अपने आप को बहुत छोटा पाता हूं, क्योंकि कन्हैयालाल जी जैसे कलाकारों ने इस फिल्म जगत को उस वक्त संवारा, सजाया और एक दिशा दी जब न तो समुचित साधन थे, न ही तकनीकी, न कोई ट्रेनिंग और न ही इस क्षेत्र का कोई अनुभव। इसके बावजूद उन्होंने अपने अभिनय का वो शिखर छुआ जो आज भी हम जैसे अनेक कलाकारों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। एक समय था जब कन्हैया लाल के अभिनय की तूती बोला करती थी, तब किसी दिग्गज हीरो की तरह इन्हें देखने के लिए भी सिनेमा घरों पर दर्शकों की भीड़ लुपका करती थी। अब देखना यह है
कि सिनेमा को अपना स्वेट एंड सोल, अपना खून पसीना देने वाले ऐसे बाकमाल एक्टर को आज का जमाना कितना जानता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। नाम सुना ही है। नहीं थोड़ा सा जी नहीं सर, मैं नो सर। बढ़िया नहीं सर, मदर इंडिया का दृश्य नहीं। I don't remember actually, like in my childhood I saw that, so yeah, I don't remember that. कन्हैयालाल जी को जानते हैं? तो है आगे पान की दुकान है, आगे चढ़ के थोड़ा सा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर थे कन्हैयालाल, नहीं जानते। नहीं सर, नहीं जानते। और हम लोग को तो नहीं मालूम है, आप ही बता दीजिए कन्हैयालाल जी कौन है। लाला है मेरे माँ का कंगन है। उनका नाम नहीं, आपके इंस्टीट्यूशन में बताया भी नहीं जाता। तब नहीं हुआ था तब। कन्हैयालाल सर के बारे में मतलब सुना है ऐसा कुछ, मदर इंडिया देखा भी आधा, लेकिन उतना मतलब डिटेल में नहीं जानते। ये कौन सी पीढ़ी है जो कन्हैयालाल जी को नहीं जानती, और बड़ा ही बुरा है अगर ये कन्हैयालाल जी को नहीं जानते, तो ये बड़ा ही मतलब डरावना है। हम अपने सीनियर्स को या हमारे जो कलाकार हैं क्या क्या हुआ है, हम जब तक नहीं जानेंगे अपनी विरासत को, उन लोगों को, तो मतलब ये क्या बोलेंगे। वो समाज कैसा समाज है जो अपने कलाकार को, अपने कवि को, अपने पोएट को, अपने अद्भुत नेता को याद न करे। नेता को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं एक दिन एक गाना सुन रहा था, मुकेश जी का था, तो दो टीनेजर्स, मैं बच्चे नहीं कह सकता हूँ, 17-18 साल के होंगे। मैंने बोला क्या गाना है यार, क्या गा रहे हैं इन्होंने, कौन गा रहे हैं? मैं बोला मुकेश जी गाना गा रहे हैं। He said, who's मुकेश? मुझे इतना दुख हुआ ये सुन के कि आजकल के जमाने के बच्चों को पता भी नहीं है। हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो 50 साल के बाद। मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो काम मैंने किया, जो सराहा गया, जिसकी वजह से मुझे लोगों से दुआएं मिलती हैं और मोहब्बत मिलती है, वो कर लेना मेरे लिए काफ़ी था। ना मुझे उसकी प्रशंसा चाहिए, ना मुझे उसका दाम चाहिए, ना मुझे उसका मोल चाहिए, ना उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो काम कर लेना मेरे लिए काफ़ी था, और यकीनन कन्हैयालाल जी के लिए भी ऐसा ही था। मेरे ख्याल से उन्हें कोई अफसोस ना होता अगर वो आज जीवित होते और उन्हें ये मालूम होता कि भाई कोई आपको याद नहीं करता। वो यूं कुछ कर देते। देखा आपने वो मुंबई जहां सिनेमा के रूप में पर्दे पर ख्यालों की मुसव्वरी की जाती है, वहां भी आज की पीढ़ी इन ओल्ड फिल्म स्टालवर्ट्स के बारे में नहीं जानती। विडम्बना तो यह है कि कई सिनेमा के स्टूडेंट्स भी सिनेमाई युग के इन पायनियर्स के बारे में नहीं जानते। और तो और अपने ही बनारस की माटी में पैदा हुए माटी के लाल के बारे में बनारस की आज की पीढ़ी भी नहीं जानती। अगर कोई उन्हें जानता है तो वो है जिंदगी के अफसान के करीब खड़े चंद बुजुर्ग लोग। आप एक्टर हैं? Very small as on today, very unknown. क्यों अननोन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी स्टार्ट है, टाइम आएगा और लोग पहचानेंगे तो नॉन हो जाओगा। हाँ, नाम सुना है, फिल्म भी देखी है उनकी। मदर इंडिया में सुखिया लाला का रोल किया था, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। उसमें कन्हैयालाल का रोल सबसे ज़्यादा बेस्ट, दुख का रोल था, दर्द का रोल था, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे देखो कन्हैयालाल ने इतना कमाल का सीन दिया है। कोई गाना आपको याद है उनके ज़माने का, उनकी फिल्म? मदर इंडिया के तो सब गाने याद है सर। और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही, अरे बाप तरन्नुम में कहाँ गाएंगे सर। हाँ। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मनोज वाजपेयी हैं,
पंकज त्रिपाठी हैं, ये सारे जो नाम हैं जो एक्टिंग का जहाँ प्रश्न आता है वहाँ रियलिस्टिक माने जाते हैं, उनके डिपिक्शंस रियलिस्टिक माने जाते हैं। तो इनका रास्ता जो आसान किया वो कन्हैया लाल जी जैसे जो एक्टर हैं पुराने, जिनमें ए.के. हंगल भी आते हैं, प्राण भी आते हैं। आज के सिने कलाकारों की राह आसान करने वाले पुराने कलाकार धीरे धीरे अतीत की धुंधलके में खोते जा रहे हैं। इन पुराने कलाकारों का, उस पुराने सिनेमाई युग का अगर कहीं कोई पता बचा है तो वह बचा है बस कुछ बूढ़े पुराने लोगों की झुर्रियों में। और जब ये पुराने लोग चले जाएंगे तो उनके साथ उस सिनेमाई युग का भी अंत हो जाएगा। कन्हैया लाल सिनेमा का धड़कता हुआ विकिपीडिया है, जिनकी अदाकारी में, जिनकी भाव भंगिमाओं में सिनेमा का विज्ञान, सिनेमा की कला सबको बहुत गहरे में जाना जा सकता है। तो आइए इसी कोशिश में खोलते हैं कन्हैया लाल की जिंदगी के कुछ पन्ने, जिनमें कई दिलचस्प, दिलकश और सबक आमोज किस्से कैद हैं। संस्कार और संस्कृति से समृद्ध बनारस में पैदा होने वाला इंसान स्वभावतः ज्ञान और संस्कार के माणिकों से समृद्ध होता है। बनारस में सन 1910 में पैदा हुए कन्हैया लाल भी इस असबाब से माला माल थे। अभिनय तो उनका बाल सखा बन उनके साथ आंगन में खेला करता था। जी हां, कन्हैया लाल के पिता पंडित भैरव दत्त चौबे सनातन धर्म नाटक रामलीला मंडली नाम की नाट्य संस्था के संचालक थे। बनारस के मील का पत्थर रहे उस नाट्यशाला में नन्हे कन्हैया लाल ने चेतन अचेतन रूप में नाटक से जुड़े दो महत्वपूर्ण पहलू, लेखन और अभिनय की कई बारीकियां सीखी और कच्ची उम्र में ही बनारस के विभिन्न मंचों पर नाटक करने लगे। उनका अभिनय लोगों का बरबस मन मोह लिया करता था। वहां बजने वाली पुरजोर तालियां मुनादी थी इस बात की कि जल्दी ही कन्हैया लाल नाम का दिलावेज अभिनेता सिनेमा के पर्दे पर भावों की ऐसी दिलकश नकाशियां करने वाला है जिसे वक्त की खुरचन भी मिटा ना पाएगी। मैं पढ़ा बनारस के रंगमंच के दिनों के बारे में, उनके वो जो वहाँ वो नाट्य मंडली थी, दो भाई थे, उनके बड़े भाई भी अभिनेता रंगकर्मी थे। बनारस में वो रामलीला किया करते थे, जम के रामलीला की उन्होंने, और वही उनका रंगमंच सिनेमा के पर्दे पे भी नजर आता है कहीं कहीं, लेकिन बहुत स्वाभाविक। मुझे पता है कि वो थिएटर करते थे, रामलीला वगैरह में भाग लेते थे, उनके फादर भी थिएटर करते थे। तो थिएटर की झलक जो है, जो लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हमारे तो यहाँ तो ट्रेनिंग का रवैया नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे ही एक्टर बन जाते थे, पर वो बहुत सारे लोग जो ऐसे ही एक्टर बन जाते थे वो उतने साल तक ही रहते थे जितना उनको आता था। अगर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको काम आता है। कन्हैया लाल का अभिनेता बनना उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। किस्मत ने भविष्य के इस होनी को करवाने के लिए कन्हैया लाल की मुंबई की टिकट भी तब कटवा दी जब नए मिजाज, नई तकनीक का जामा पहने सिनेमा ने बनारस में नाटकों को हाशिए में धकेल दिया। और जब इसी दुख में कन्हैया लाल के पिता की एक दिन मृत्यु हो गई, पर मुंबई जाकर अभिनय में सबसे पहले हाथ आजमाया कन्हैया लाल जी के बड़े भाई संकटा प्रसाद जी ने। पंडित संकटा प्रसाद जी कमाल के एक्टर थे। आप सोहराब मोदी की पृथ्वी वल्लभ में देखिए इन्हें, टक्कर पे थे सोहराब मोदी की। उनकी माताजी तो काफ़ी चिंतित थी कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा कहाँ चला गया अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। तो उसके बाद कन्हैया लाल जो थे हमारे पिताजी, उनको भेजा गया कि कन्हैया बचवा तू जाके देख ला कि वहाँ जाके क्या करत है हुआ। चिंताग्रस्त कन्हैया लाल अपने भाई की खोज खबर लेने के लिए एक दिन मुंबई आ गए। मुंबई में उन्हें भाई भी मिला और जीवन का मकसद भी। जीवन का मकसद की
कला के विभिन्न आयामों को सम्माहित करने वाले सिनेमा को क्यों ना अपने हुनर और मेहनत से सींचा जाए। और लग गए कन्हैयालाल सिनेमा की खिदमत में। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने मतलब उनको ढूंढना शुरू किया। फिर कई दिनों बाद वो मिले। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो काफ़ी बड़े कलाकार बन चुके हैं। तो उनको मन में तो खुशी हुई और धीरे धीरे उनको लगा कि हम भी फिल्मों की तरफ ही अपना रुख कर ले तो ज़्यादा बेटर है। उस दौर में सिनेमा बड़ी कृशकाय अवस्था में था। कन्हैयालाल का भी बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा था। दो कमजोर एक दूसरे को संबल देते भी तो क्या देते और कितना देते। सिनेमा और कन्हैयालाल दोनों का संघर्ष चलता रहा। तो फिर उन्होंने अपना ये सब अपना शुरू किया, अपनी लाइन शुरू करी, जबकि बाबूजी को ये ज़रा भी वो नहीं था कि वो एक एक्टर बनेंगे। कन्हैयालाल को शब्दों का गुलबाग खिलाना आता था। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म साधना के गीत लेखन से की थी। कन्हैयालाल ने और भी कुछ फिल्मों में गाने लिखे। उनका शुरुआती मंसूबा गीतकार, निर्देशक और लेखक बनने का था। एक्टर तो एक्सीडेंटली बन गए। तब बन गए जब मोतीलाल की शूटिंग में एंड मौके पर एक एक्टर दगा दे गया। जब उस एक्टर के एब्सेंस से हुई रिक्तता को भरने के लिए वहां मौजूद कन्हैयालाल ने अपने नाम की पेशकश दे दी। ये तो इत्तेफाक हुआ। अजीब होता है कि यहाँ कोई आदमी क्या अरमान लेके आता है, क्या बन जाता है। तो वो तो जब यहाँ आए थे तो मुझे तो उन्होंने ये बताया था, इसलिए कि मैं राइटर था। कह ले भाई मैं तो आपकी तरह राइटर बनने आया था, मैं तो पता नहीं कहाँ गड़बड़ में एक्टर बन गया। अभिनेता के तौर पर पहला ब्रेक पाने के बाद कन्हैयालाल ने फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। वे साल दर साल अभिनय के नित नए मील के पत्थर गढ़ते रहे। पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा। पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैयालाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा। शोहरत की होड़ा होड़ी में ना, सोने से भरी तिजोरी में आता था उसको रस बड़ा, पान की गिलोरी में। कला का वो कदरदान, सिनेमा में फूंकता जान। किन पिन्नी था पर था गामा, टैलेंट का वो सरनामा। करता था वो ऐसा ड्रामा, अभिनय लगता सच सारामा। करता था वो ऐसा ड्रामा, अभिनय लगता सच सारामा। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैयालाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा। कन्हैयालाल ने कई तरह के रोल निभाए। उनके हर रोल ने लोगों का दिल जीता, पर उनका जो अंदाज लोगों को सबसे ज्यादा भाया वह था उनका जड़ से जुड़ा देसी जमीनी अंदाज। मुंह न लगो बाबूजी, ये गरीब लोगन की आंख में शर्म है तो रस्ती भर तो नहीं। बाबूजी तुम जाओ, हम इनका ठीक करी थे, इनका हाड़ हाड़ तोड़ के धर देते। अरे तुम मुंह का देखा थे गाड़ी खाली करने ससुर दांत नहीं पड़ता है। चल ससुर नहीं थे, देखकर नमक खाते वही के आंख दिखावत है। ठहर जा ससुर, जनखा कहीं का। अरे सारे तू भी एक है गधा है। अरे धके देवे के रहा है कि रहपट सारे की तबीयत चौकन्ना हो गई हो। जहाँ तक कन्हैयालाल जी का विषय था या लीला मिश्रा जी की बात थी, उनको वो रूम दिया जाता था कि भाई आप करिए जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज दी कनेक्शन विद द ऑडियंस वॉज इंस्टेंट। सो दे वर नॉट मियरली परफॉर्मर्स, दे वर नॉट मियरली कैरेक्टर आर्टिस्ट्स, दे वर फ्लैग बेयरर्स ऑफ द कल्चर फ्रॉम वेयर दे केम। तो ऑफकोर्स वो जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो संस्कृति मैं तो अक्सर मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि मैं किसी कमरे में आता हूँ तो मुझसे पहले मेरी भाषा, मेरा कल्चर बिहार आ जाता है, बाद में मैं आता हूँ। तो एक अच्छे अभिनेता की यही पहचान है कि अपने जड़ों को समेट के रखता है, जड़ों के साथ चलता है। इसीलिए आज हम उनकी बातें कर रहे हैं अभी बैठ के इस वक्त कन्हैयालाल जी की। बनारस, अवधी, भोजपुरी and that entire cultural space speaks to us through the performance of these two actors, and we should be grateful for that, क्योंकि इनकी अदायगी से सिनेमा की जो वोकैबुलरी है उसमें एक्सटेंशन आया।
ये नमक हराम की 1000 बार ससुर को रोटी खिलावा, दूध पिलावा, दोनों नहीं पचा था। हटाओ नो, बीच में चले आवा। अरे कान से फौजदारी करके आए रहे हो। ससुर हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है। विद्या कसम, आज जो हरि बाबू की बंदूक लेके सारे खानदान को गाय से गोली से न उड़ा दिया तो कल्लू लाला नाम नहीं। हाँ, कहते हैं बनारस की गालियां भी जलेबी से ज्यादा मीठी होती हैं। फिर बनारस और बनारस के कन्हैया बाबू के बारे में क्या ही कहना। बनारस क्या है, कन्हैया लाल के वजूद में बनारस कितना जीता था, इसे तो वही समझ सकता है जिसने बनारस का चटक मन भावन रंग देखा हो। सभी बातों का कुल जमा यह है कि कन्हैया लाल सिर्फ कन्हैया लाल नहीं थे, बनारस और आसपास की संस्कृति का चलता फिरता अधिवास भी थे। और क्या लगता है आप, इस ठेठ बनरसिया अंदाज वाले देसी बाबू की जीवन संगनी कैसी रही? उन्हीं की तरह देसी? जी नहीं, वो बिल्कुल पोल अपार्ट थी, एकदम ऑपोजिट। मर्दों के कंधे से कंधा लड़ाने वाली, सरपट घोड़े दौड़ाने वाली, विशाल गंगा को सरलता से तैर कर पार करने वाली। कन्हैया लाल और जावंती देवी का विवाह विधि द्वारा बंधा हुआ था। तभी तो शादी ना करने की कसम खाने के बावजूद कन्हैया लाल अपनी बहन कुंवर के आग्रह पर जावंती देवी को देखने के लिए मुंबई से अपने पैतृक शहर बनारस आ गए। वहां बनारस के घाट पे इन दो विपरीत धुरियों की मुलाकात हुई। नाना जी की फर्स्ट मैरिज के बाद ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन, तो उन्होंने सोचा कि वो मतलब नहीं चाहते थे शादी करना दोबारा। पहले शादी हो चुकी थी, शी डाइड, सो आफ्टर दैट ही डिडंट वांटेड टू गेट मैरिड अगेन। और लेकिन जो उनकी बुआ जी थी वो चाहती थी कि इनकी शादी हो जाए, घर बसे इनका, तो उन्होंने उनको मंदिर में देखा और उनको पसंद आई और फिर इस तरीके से बात आगे बढ़ी। तो ये दोनों जैसे बोलते हैं ना कि दो दिशा, एक पूरब एक पश्चिम, दोनों आके मिल गए और इनकी शादी हो गई। आज होगी धूम धड़के वाली शादी, आज होगी धूम धड़के वाली शादी, दुल्हों के नाचेंगे शरारती और बाराती। आज होगी धूम धड़के वाली शादी, आज होगी धूम धड़के वाली शादी, आज होगी धूम धड़के वाली शादी, आज होगी धूम धड़के वाली शादी। सुंदर सुसंस्कृत जावंती देवी दहेज में अपने साथ अच्छी किस्मत की गठरी लाई थी शायद। तभी तो उनके साथ मुंबई लौटने के कुछ ही महीनों बाद कन्हैया लाल सफलता की नित्य नई सीढ़ियां चढ़ने लगे। पर काल के कपाल पे दर्ज होने योग्य उपलब्धि उनके हाथ तब लगी जब सन 1957 में फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। महबूब साहब ने जब ये बनाई अपना मदर इंडिया दोबारा, पहले वो बनाई थी उस औरत, तो उनको वापस बुलाया और उन्हीं को वो रोल दिया और इसका उन्होंने कहा भी, वजाहत मिर्जा जो उसके राइटर थे कि उनको बुलाइए, ये रोल उन्हें से कराइए। और वाकई ये भी महबूब साहब की कमाल है कि 17 बरस बाद भी उन्हें ख्याल आया कि भैया सुखी लाला का रोल तो इससे बेहतर कोई कर नहीं पाया। और वाकई I don't think there was anybody else who could play the role. मजबूरन उनको कन्हैया लाल जी को ही कास्ट करना पड़ा because that was the power of his acting. मदर इंडिया जबरदस्त कामयाब फिल्म साबित हुई। यह फिल्म दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामित हो गई। फिल्म मदर इंडिया अगर हिंदुस्तान के ललाट पर गौरव का तिलक लगा एकेडमी अवार्ड के गलियारे से घूम आई, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कन्हैया लाल का जबरदस्त अभिनय था। आज के जनरेशन को ये बिल्कुल पता नहीं है, वो समझते हैं कि ये अपने लगान वगैरह ये फिल्म गई पहली फिल्म। 1957 में मदर इंडिया वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, फर्स्ट इंडियन फिल्म, एंड उसको एक सिंगल कास्टिंग वोट से बाहर निकाल दिया था। तो महबूब साहब को बहुत गुस्सा आया था, गुस्सा तो पठान तो थे,
और आके यहाँ पे बुरा वाला कहने लगे ये गोरी चमड़े वाले सुधरेंगे नहीं वगैरह वगैरह। मगर एक सिंगल कास्टिंग वोट से मदर इंडिया को निकाल दिया था, वरना इट वुड हैव वन द ऑस्कर इन 1957। कन्हैयालाल, सुनील दत्त, नरगिस, कोई भी मदर इंडिया में निभाए अपने दमदार अभिनय के लिए ऑस्कर से नवाजा जा सकता था, पर चूक गए सबके सब। आखिर क्यों? कहीं हमारी दुनिया के प्रति वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेजुडिस इन सब के आड़े तो नहीं आ गया? जो कदरदान होता है वो अपनी औकात दिखाता है, किसकी कदर करता है। अगर वो कदरदान वैसा है नहीं, जिसको इसकी महानता का पता नहीं है, इनकी महानता का पता नहीं, तो वो प्रॉप त्रुटि उसमें है, कदरदान में है, कलाकार में नहीं है। जिसको वाइट मैन्स बर्डन भी कह सकते हैं हम, या एक वाइट पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं, या एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब दुनिया को देखता है तो वो अपने मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया को नाप रहा है। मदर इंडिया अकेडमी अवार्ड 1 वोट से हारा या 10 वोट से हारा, लेकिन हमारे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया है। वेस्टर्न मीडिया कुछ भी बोले। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। क्या पता वेस्टर्न पैनलिस्ट ने मदर इंडिया के गाने के जरिए कहानी कहने के पैटर्न को अनरियलिस्टिक और ओवरली ड्रामेटाइज मान लिया हो। हाउ यू कैन टेल स्टोरीज थ्रू म्यूजिक, उसकी परंपरा के बारे में शायद नहीं मालूम उन लोगों को। लेकिन ये कब कह रहे हैं जब मदर इंडिया लॉस्ट आउट बाय ओनली 1 वोट टू नाइट्स ऑफ कैरिबियन। 1 वोट मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं, 1 वोट। अफसोस हमेशा रहेगा कि मदर इंडिया कुड हैव opened up a new world, to Indian cinema by giving them new audiences. लोग हमारी तरफ जो है न केवल एप्रिशिएशन से देखते और फिर एक कमर्शियल कनेक्शन भी हमारा वेस्टर्न ऑडियंसेस के साथ बनता, और आज इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो किसी और लेवल पर होती। ये जो फिल्म है जिसने भी देखी है अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में, उसको याद है, और जिसको भी ये फिल्म याद है उसको सुखी लाला याद है, जिसको भी सुखी लाला याद है उसे कन्हैयालाल जी याद है। ये है इनाम असली। इससे बड़ा अवार्ड क्या मिलेगा आपको? बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा, तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। ऑस्कर कोई दुनिया भर का मापदंड थोड़ी है कि हम ऑस्कर के पीछे भागें। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों इतनी बेचैन है ऑस्कर के पीछे। ऑस्कर भी उतना ही झूठा है जितना ये सारे बाकी अवार्ड्स हैं। मदर इंडिया हमारे लिए ऑस्कर से बड़ी फिल्म है, तो जरूरी नहीं है कि वो सम्मान मिले तभी कोई ग्रेट होगा। फिल्म की सफलता को यदि बड़े अवार्ड से आंका जा सकता है, तो एक खलनायक की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि उसे दर्शकों से कितनी गालियां मिली। इस पैमाने पर कन्हैयालाल बड़े सफल थे। उन्होंने मदर इंडिया में निभाए अपने खलनायक वाले किरदार से लोगों के मन में वो रोष पैदा कर दिया था कि उन्हें थोक में गालियां मिला करती थी। घर में पत्थर तक बरसाए जाते थे उनके, और उन पत्थरों को वो संभाल कर रखते थे और कहते थे कि उनके घर में बरसाए पत्थर ही उनके सच्चे अवार्ड्स हैं। There were some women जो स्टार्स को देखने आते हैं प्रीमियर में और चिल्लाने लगी और कन्हैयालाल जी को बहुत कुछ बोलने लगे, और 2-4 औरत तो गुस्से में मारने गए थे। बोला ये पिक्चर में देखो क्या क्या किया उन्होंने। अरे आप नहीं ये तो एक्टिंग कर रहे थे। नहीं नरगिस जी, वो औरतों ने नरगिस जी को कहा, नरगिस जी आपको पता नहीं है, इन्होंने औरत पिक्चर में ऐसे ही किया था। बांधे लाला के गले में घंटी, बनाते लाला का बैल। ज्वाला सिंह, मैं तो भूल ही गया था, ये घंटी बांधे सामू भैया के गले में। हाँ हाँ, आय हाय हाय, आय हाय हाय, आय। उनका जो किरदार था और जो उनकी अभिनय थी, उससे लोगों में इतनी मतलब भावना भर गई थी कि आधे लोग तो रो रहे थे, आधे लोगों के अंदर जो
था कि इस साहूकार को कैसे पकड़ के पीटे, मारे, पत्थर मारे, जो भी करे, मतलब ये हो सकता था कि पर्दे पर ही मार देते। उनका इतना मतलब रोल इतना जिंदा दिल था, इतना मतलब सशक्त और एकदम से क्या बोलते हैं इमोशन प्रोवोकिंग था। तो उससे उनका जो वो लग रहा था कि आक्रोश बोलते हैं ना जिसको, एकदम इंटेंस जो होता है, एंगर है ना, वो सब ऑडियंस में वो फील कर रहे थे अंदर कि हाँ, उनको लगा कि अब और मतलब चले यहाँ से, क्योंकि अब बिल्कुल सहन नहीं हो पाएगा। अगर ऑडियंस पब्लिक अगर हमारे पर बरस पड़ी तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने अम्मा को बोला कि अब यहाँ से चलो और घर चलो, इत्मीनान से बैठते हैं। तो बोली नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो पूरी फिल्म देख के जाएंगे। सिनेमा जगत की एक प्रचलित कहावत है, अ मूवी इज ओनली एज गुड एज इट्स विलन। इस लिहाज से कन्हैया लाल खास चर्चा के हकदार हैं। कन्हैया लाल खास चर्चा के हकदार हैं क्योंकि फिल्म मदर इंडिया में उनके निभाए किरदार ने एक ही झटके में हिंदुस्तान की खुशहाली को ग्रहण लगाने वाली सूदखोरी प्रथा का, औरतों को लूटने खसोटने पर आमादा का पुरुषों का विभत्स सच उजागर कर दिया था। आज मैं फिल्मी दुनिया में एक कैरेक्टर एक्टर माना जाता हूं, लेकिन अगर फर्स्ट कैरेक्टर एक्टर जिनकी तरफ मैंने देख के कुछ सीखा है, इट इज कन्हैया लाल जी, विदाउट डाउट। He gave the respectability of character acting and gave it a certain मुकाम। एंड स्टाइल था, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज करते थे इस्तेमाल। He used to adapt himself to बॉडी लैंग्वेज। कैसे वो हताश होकर चलते थे टोपी पहन के, और वो पूरा उनका जो स्टाइल था, तो वो तभी आ सकता है जब आपको बॉडी पे भी कमांड हो, लैंग्वेज पे भी कमांड हो और एक्टिंग पे भी कमांड हो। महज चौथी कक्षा पास ये शख्स कैसे इस मेयार का अभिनेता बन गया कि बड़े बड़े दिग्गज भी आज तक उनकी अभिनय क्षमता की कस्में खाते हैं। क्या है वो जादुई खुराक जिसने कन्हैया लाल के अंदर के बाकमाल अभिनेता को इस कदर पोषित किया? जवाब है नाटक और साहित्य। जी हां, नाटक और साहित्य से जबरदस्त अनुराग रखने वाले कन्हैया लाल में मौजूद अभिनेता को इन दोनों विधाओं ने खूब सींचा। देख चंदा नवने कस आयो, 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 देख चंदा। नाटकों को देखने के लिए कन्हैया लाल अक्सर रविंद्र नाट्य मंदिर और शिवाजी नाट्य मंदिर जाया करते थे। उनका नाटक प्रेम तो भाषक के सदने भी लांग जाया करता था। जी हां, वे हिंदी के अलावा गुजराती और मराठी नाटकों को भी बड़े चाव से देखा करते थे। मराठी प्ले देखने जाते थे, वो बोलते हैं हमारे प्ले देखने आते थे, और देख करके बोलते हैं हम उनको बिठाते, बोले नहीं मेरी फिक्र मत करो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, फिर उनको मिलने इंटरवल में आ जाते थे, शो के बाद उनसे मिलने जाते थे। तो बोलते थे सर जी आप तो इतने बड़े कलाकार। बोले नहीं, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ सीखता हूँ, मैं सीखने आता हूँ। अब इतने बड़े कलाकार के मुंह से ये सुनकर कैसा लगता सोचिए आप। मैं सीखता हूँ, ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, क्योंकि ये तो आर्ट ऐसा है, इसको तो सीखता ही, मरने तक सीखना ही आपको। सीखना और सीख कर खुद को एनरिच करना, यह कन्हैया लाल के नाटक से जुड़े रहने की बेशक एक वजह थी, पर नाटकों से जुड़े रहने की उनकी एक वजह इमोशनल भी थी। वह पिता की नाट्यशाला को बहुत मिस किया करते थे, इसलिए मौका मिलते ही मुंबई में कन्हैया लाल ने पिता की नाट्य मंचन की परंपरा को फिर जीवित किया अपने लिखे एक नाटक 15 अगस्त के बाद के मंचन के रूप में। पर वह सुंदर नाटक दर्शकों द्वारा बेहद सराहे जाने के बावजूद बैन कर दिया गया, क्योंकि उस नाटक का बेलाग बेबाक सच कुछ सियासी लोगों को हजम नहीं हो पाया। कन्हैया लाल इस अनजस्टफुल बैन से आर्थिक और मानसिक तौर पर आहत तो बहुत हुए, पर टूटे नहीं। सियासतदान सिर्फ उनके नाटक पर बैन लगा पाए, उनके नाटक प्रेम पर नहीं। कन्हैया लाल निरंतर नाटक देखते रहे, रंग कर्मियों का हौसला बढ़ाते रहे। जब मैंने उनसे पूछा सत्यदेव दुबे के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा एक नाटक मैंने देखा था। तो मेरा जी चाहा पूछने को कि आपको मेरा काम कैसा लगा, पर मैंने पूछा नहीं। खुद ही उन्होंने कहा कि
तुम अच्छे एक्टर हो, लेकिन जब तुम स्टेज पर आते हो ऐसा लगता है कि तुम सब पे हावी होना चाहते हो। ऐसा मत किया करो। ऑडियंस के सर पे मत बैठो, ऑडियंस को पलकों पे बिठाओ। ये एक ऐसी नसीहत है जिसके सहारे मैं आज तक अपना सारा काम करता आया हूँ। कन्हैया लाल जी अपने आप हमारा प्ले देखने आए बैक स्टेज पर, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो थिएटर में इंटरेस्टेड थे, और थिएटर में इंटरेस्टेड थे तो नाटकों में इंटरेस्टेड थे, नाटकों में इंटरेस्टेड, तो इसका मतलब वो साहित्य में भी इंटरेस्टेड रहे होंगे। कन्हैया लाल साहित्य से प्रेम करते थे क्योंकि वे जानते थे कि साहित्य एक अभिनेता को समृद्ध करता है, सिनेमा का कद ऊंचा करता है। कोलकाता का न्यू थिएटर्स, उनकी सारी फिल्में बांग्ला साहित्य पे हुआ करती थी, जैसे देवदास, और ये दौर काफी लंबा चला, करीब करीब 3 दशकों तक, 50 के दशक तक। इसीलिए उस दौर को कहा जाता है हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा। नाना जी को इंडियन लिटरेचर से काफ़ी प्यार था, और उस समय के जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स थे उनको वो खूब शौक से पढ़ते थे। अरे मैं तो महसूस किया, मैंने तो जिया उस टाइम को, उस युग के टाइम में जब बाबूजी हम लोग को कवि सम्मेलन में लेके जाते थे, बड़े बड़े गोष्ठियों में लेके जाते थे, और वहाँ पे जब स्टेज पर बैठे रहते थे हरिवंश राय जी बच्चन, आपके नीरज जी, आपके काका हाथरसी और बलराज साहनी, ये सब जो बैठे रहते थे, तो उनको बाबूजी को भी वही स्थान दिया जाता था कि कन्हैया लाल जी वहीं बैठेंगे और हम लोग नीचे ऑडियंस में बैठे रहते थे। अमिताभ जी से अमिताभ बच्चन जी हमारे बगल में बैठते थे, मुझे अभी भी याद है। और ये इसके बाद उनका जो बाबूजी का जो सोच थी वो ये थी कि साहित्य व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे अहम चीज़ है। अक्सर बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा थॉट बिल्डिंग ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, और थॉट बिल्डिंग किताबों से होती है। आपको किताबें बहुत कुछ देती हैं, बनाती हैं, सिखाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है किताबें पढ़ना। तो एक अभिनेता के लिए, किसी के लिए, नॉट अभिनेता, किसी भी पेशे में हो आप, किताबें आपको बेहतर आदमी बनाती हैं, आपके बुरे वक्त में साथ देती हैं, आपके अच्छे वक्त में आपको संयमित रहने का ज्ञान देती हैं कि अच्छे वक्त में उड़ो नहीं, बुरे वक्त में डूबो नहीं। पढ़ने को अगर मिलते हैं तो वो आपके होराइजन को बढ़ाता है, आपकी काल्पनिक शक्ति को बढ़ाता है। और लिटरेचर अगर आप पढ़ लें तो फिर तो कैरेक्टर्स देता है आपको। जो सिनेमा है और जो टेलीविज़न है, जो OTT है, वो आपके वो एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डायरेक्टर का या राइटर का बेसिकली। मगर जब आप पढ़ते हैं तो एक घनी रात में एक लैंप पोस्ट के नीचे एक लंबे चोगे वाला आदमी खड़ा हुआ, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, और उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और माचिस जलाने की कोशिश की, जल नहीं रही थी, फिर उसने एक अच्छा कश लिया। अब ये में जितने भी इस कमरे में बैठे हैं उन सब का अलग अलग आदमी होगा, रात अलग होगी, बारिश अलग होगी, मगर उसको जैसे ही आप डायरेक्टर उसको डालेगा तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। कन्हैया लाल ने रच कर अच्छा साहित्य पढ़ा, खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि शब्दों के साथ उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई। और ये साहित्य पे उनकी जबरदस्त पकड़ी थी कि शूटिंग के दौरान एंड मौके पे वो अपने बोले संवाद में अपना पर्सनलाइज्ड मैजिकल टच देकर जबरदस्त उफान दे दिया करते थे। यही तो किया था उन्होंने जब फिल्म उपकार की शूटिंग के दौरान लेखक निर्देशक की हैसियत से मनोज कुमार अपने निभाए किरदार भारत के घर में हो रहे झगड़े के लिए सही वाक्य के चुनाव के लिए जूझ रहे थे। कन्हैया लाल ने तब पल में अपने शब्दों की गुल्लक से भारत के घर में हो रहे झगड़े वाले सिनेरियो को डिफाइन करने के लिए यह जुमला टपका दिया था, भारत के घर में महाभारत। वाह, क्या दमदार जुमला था। मनोज कुमार कन्हैया लाल के शब्द सामर्थ्य पर हैरान हो गए थे। पूरन भारत से पैसा मांगेगा, भारत के पास पैसा है नहीं, वो देगा कहां से? फिर पूरन भारत से हिसाब मांगेगा, फिर लाला जी भारत के घर में महाभारत। ऑन द स्पॉट डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन कन्हैया लाल की अनेक खूबियों में से एक थी, पर चूंकि इंसान खूबियों और खामियों का पुतला होता है, कन्हैया लाल में भी एक खामी थी जो तब बेहद चर्चा का विषय बना करती थी, और वह खामी थी उनकी शराब पीने की आदत। अस्थमा से ग्रसित कन्हैया लाल ने सबसे पहले अपने इलाज के तौर पर ब्रांडी के 2 घूंट आजमाए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वह आजमाइश ब्रांदी के 2 घूंट तक सीमित नहीं रहे। पंडित जी को पीने का शौक था तो
वो 2-3 दिन जो शूटिंग नहीं उसमें अंदाज़ा हो गया था इनका कोटा क्वार्टर से ज़्यादा है नहीं। तो मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया था, भैया इनको क्वार्टर से ज़्यादा देना मत, और मेक श्योर ही डजंट ड्रिंक एनी मोर, क्योंकि एक दिन उन्होंने क्वार्टर से ज़्यादा पी ली तो नेक्स्ट डे ये दोपहर तक उठे नहीं थे, तो लंच के लिए इनको उठाना पड़ा था हमको। उनकी उतरी नहीं थी, नशे में थे। वो आए और स्टूडियो में आके सो गए। वो जो हीरोइन थी लड़की जिसके बाप बने हुए थे, तो बोले यार किसको ले आया यार, ये मेरे बाप हैं, इनके साथ मैं कैसे काम करूंगी, फलाना फलाना ये सब बातें उन्होंने की। नहीं आई कांट वर्क विथ हिम, यू नो तो इतनी पी रखी है, कैसे होगा क्या होगा। एक्शन बोलते ही कन्हैयालाल जी जो है उनके अंदर का कलाकार बाहर आ जाता है और वो बाहर आ गए। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी तू, हाँ रात भर कहाँ थी तू, हम तेरे लिए परेशान थे, तेरी माँ परेशान थी, हाँ तू गई कहाँ थी। वो तो डायलॉग भूल गई। यार ये क्या है, वो तो डायलॉग, अब डायलॉग भूल गए कट हो जाएगा ना, कट होने नहीं दिया कन्हैयालाल जी। हाँ तो ये कहेगी ना मैं सहेली के पास गई थी, सहेली मुझे छोड़ नहीं रही थी, रास्ते में गाड़ियाँ नहीं थी, ये वहाँ बनाएगी, वैसे बहाने बनाएगी ना, ये कहेगी वो कहेगी वो मिला था, ये मिला था, उसने रोक लिया, ये किया हो गया, ये कहेगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तूने मुँह काला कर दिया है, पूरे गाँव में नाम खराब कर दिया है, ये कर दिया। अब तो ये भी कहेगी वो भी कहेगी, पूरे उसके जितने डायलॉग्स है सब इन्होंने बोल दिया। कट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग शॉट। सीधा टैक्सी में बैठे घर चले गए। वो लड़की हैरान हो गई, ये क्या था, ये क्या था। कन्हैयालाल था जी, मदिरा पी के ही आए थे बैक स्टेज पे। मदिरा पी के ही बैक स्टेज पे आए थे और बार बार मुझे गले लगा रहे थे। अच्छी बात थी, क्यों नहीं, अब जो उनको खुश करे उनको करना चाहिए था। आई एम श्योर काम में तो नज़र नहीं आता था कि मदिरा पी के आए, काम से हट के। हाँ, मुझे जब बैक स्टेज आए थे तो बस खुश थे और गले लग रहे थे बार बार। और मतलब मैं तो नहीं पीता हूँ इतना, मतलब मैं एक पीता हूँ कभी कभी हफ्ते में एक बार, बट वो पीते थे और अगर उनको अच्छा लगता था तो उनकी मर्जी। मैं समझता हूँ कन्हैयालाल काम करते वक्त जी, कन्हैयालाल जी बिल्कुल पूरे होश में रहा करते थे। कभी मैंने उनको लाइन भूलते हुए नहीं देखा, कभी उनका मूव क्या था उन्हें याद ना रहे, या कभी वो कंफ्यूज्ड हों शॉट में, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी मौजूदगी में तो कम से कम। और ऐसे ही नहीं था कि दिलीप कुमार साहब जैसे कलाकार को वो बेहद पसंद थे और हमेशा दिलीप साहब उन्हें अपनी फिल्मों में रखा करते थे। तो एक दिन मिठुन ने कहीं से एक क्वार्टर और निकाल के इनके हिस्से में दे दी, तो इन्होंने वो टिका ली और पूरी रात ये अपने अपने कॉटेज में बोल रहे थे, मेरा कोटा था क्वार्टर, मिल गया अद्धा। वाह 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 मिठुन, वाह 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 मिठुन दा, आपने तो कमाल कर दिया। और मिठुन का कमरा इनके बाजू में ही था, जो उसका कॉटेज था इनके साथ ही था। तो ये कुछ मुझे लगता है सुबह के 3-4-5 बजे तक इनका ये चल रहा था, मेरा कोटा था क्वार्टर, मिल गया अद्धा। वाह वाह वाह। तो पूरे जितने हमारे उधर 20 कॉटेजेस थे जहाँ पे सब लोग थे, सब ने ये इनकी जो स्लोगन मॉन्गरिंग थी सबने सुन ली थी कि भैया आज इनको ज़्यादा हो गई है। तो खैर नेक्स्ट डे पर ये नॉर्मल थे, शूटिंग पे फर्स्ट क्लास शूटिंग की, फर्स्ट का ये किसी ने इनको एम्बेरस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये खुश थे। तो नेक्स्ट डे इनको आदत पड़ गई, दोबारा मिठुन के आगे पीछे हो रहे थे, भैया एक क्वार्टर और मिल जाए इनको। तो मिठुन को हमने मना कर दिया था, कुछ हो गया इनको तो मुसीबत हो जाएगी। जिस बारीकी का काम वो करते थे वो इंसान होश में ही कर सकता है मेरे ख्याल से, और अगर वो पूरे होश में नहीं थे तो ये एक जरा सी हम सब एक्टरों के लिए खतरे की घंटी सी है उनसे सबक लेना, कि हो सकता है कि आपके काम में खलल ना डाले ये नशा, लेकिन फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आप इसी की वजह से अच्छा काम कर रहे हो, और ये बहुत खतरनाक बात है। कन्हैयालाल के पीने पर जो कुछ भी नजरिया हो, पर उनके इस सच को उनको जानने वाला हर शख्स एक मत हो स्वीकारता था कि वे एक कंप्लीट फैमिली मैन थे। यकीन कीजिए, रियल वर्ल्ड में भले ही कन्हैयालाल में एक चालाक और क्रूर किरदार रहता हो, पर रियल वर्ल्ड में कन्हैयालाल में एक निहायत ही सज्जन आदमी और बच्चों पर जान मारने वाला एक संजीदा पिता, एक जिम्मेदार बाप रहता था। ऐसा हुआ था कि हमारी जो सबसे बड़ी बहन थी उनको मिठाई खाने की काफ़ी आदत होती थी कि रात को भी कभी उठ के मांगती थी, कभी कुछ था। तो उस दिन रात को उठी और वो रोने लगी जोर जोर से कि उनको जलेबी खानी है।
तो करीब 2 बज रहे थे रात के और सब दुकानें उकानें सब बंद थी। तो बाबूजी को बोला गया कि आप क्या करें कि इनको कैसे चुप कराएं। तो वो उठे और जाके उन्होंने अगल बगल ढूंढा, दुकानें ढूंढी और जाके उन्होंने किसी तरह से हलवाई को जगाया, जलेबी बनवाई और फिर वो जलेबी ला के दिए बहन को। और ये उनका सबसे एक उदाहरण है कि वो कितने प्रेम करते थे अपने बच्चों से और किस हद तक जा सकते थे उनको खुश करने के लिए। इस पुराने घर में अब भी रहती है यादें और करती रहती है मुझसे ये 100 बातें। हो इस पुराने घर में अब भी रहती है यादें और करती रहती है मुझसे ये 100 बातें। खूंटे से जो टंगा है छाता बाबूजी की याद दिलाता। टेबल पे जो पड़ा है चश्मा उसको पहना करती थी अम्मा। और यहाँ पे बैठ के दोनों ख्वाब नए नित बुनते थे। जिंदगी की जद्दोजहद में मेरे लिए खुशियाँ चुनते थे। जागी आँखों से कटती उनकी थी रातें। जब सोई रहती मैं उनके पहलू में जाके। इस पुराने घर में अब भी रहती है यादें घुटनों पे मैं धूल जमा के उनकी गोद में उधम मचाती। जो जिद करती वो मैं पाती। ऐसे थे मेरे बाबूजी कभी थाम के उंगली मेरी साथ मेरे वो चलते थे। हम पीठ पे बैठ के उनकी शान सवार निकलते थे। मुझको सुलाते थे लोरी वो प्यारे भाके। उन गीतों में पिन्हा बचपन मेरा फिर झाके। इस पुराने घर में अब भी रहती है यादें। ना 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 ये पुश्तैनी घर, ये पुरानी जगह सिर्फ जगह नहीं है, पूर्णम यादों के सरनामे हैं। एक बाप और बेटी के प्रेमी रिश्तों के गवाह है। ऐसा ही ये गवाह है ये प्रीतम होटल, जहां कन्हैया लाल की बेटी हेमा की शादी में आई बारात ठहरी थी।
कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, मोर देन अ फैमिली मैन। अपनी फैमिली को नहीं, सबको लेके चलते थे। माने जैसे रिलेशन में उनके बड़े, हम लोग तो उनके बड़े भाई की फैमिली थे ना। इवन टू माई मदर, व्हेन माई मदर गॉट कैंसर, ही केम एंड टोल्ड, तुम बिल्कुल डरो मत, तुम अगर मरोगी तो मैं, उनका हमेशा डायलॉग टाइप में बोलते थे, मैं अपने हाथ से उठा के फेंक दूंगा तुमको, कोई मत, डरना मत तुम। टू मी ऑल्सो ही सेड, मुझे बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, बिना किसी सच्चाई के अफवाह भी नहीं फैलती है। तो किसी ने अगर मुझे झूठे से भी कह दिया कि रेखा यहाँ नहीं, यहाँ गई थी, तो तुम जानती हो ना, तुम्हारा ये सिर है, ये धड़ है, गर्दन काट के अलग कर दूंगा, पुलिस स्टेशन में जाके बोलूंगा मैंने अपनी नतिनी का खून किया है। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज डायलॉग। आई वाज सो शॉक्ड, सो शॉक्ड। तो बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। कन्हैया लाल धूप की पोटली में ओस बांधने वाले शख्स थे। ऊपर से लहजा सख्त रहता था उनका, और अंदर शफकत का दरिया बहता था। क्या अपने क्या पराए, अपनी जिंदगी में अनगिन लोगों की मदद की उन्होंने। उनका हृदय पहाड़ सा विशाल था। और कहते हैं ना, जितना विशाल पहाड़ होता है उतना ही बड़ा तूफान उससे टकराता है। कन्हैया लाल के सीने पर भी गाज गिरी, प्यारे बड़े बेटे की असमय आकस्मिक मौत के रूप में। बस उनका यही लगा रहता था कि हमारे बच्चे, खास करके बड़े बेटे, जो उनके साथ उनका जो वो था, जुड़ाव था, बड़ी बेटी, बड़े बेटा, हर माँ बाप के लिए, हर परिवार के माँ बाप के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। और वही एक, जैसे उनके ना संजो के कलेजे से लगा के, छाती से लगा के अपने बेटे को उन्होंने खड़ा किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही असहनीय। काल के क्रूर हाथों ने जब कन्हैया लाल से उनका दुलारा छीन लिया तो कन्हैया लाल बुरी तरह टूट गए। उस दिन जब वो बेटे की चिता जलाकर आए थे, सबने महसूस किया था कि उतंग पहाड़ सा खड़े रहने वाले कन्हैया लाल हृदय विदीर्ण करने वाले पुत्र शोक के बोझ के तले झुक गए थे। After this death of his son, or death, or I shouldn't say death, after that son's tragedy, that was the biggest blow to him God could have given him. The biggest blow. Am I right, Emma? That was the biggest blow. सब भूल गया। भाई ऐसा था हमारा कि उसने मतलब बहनों को जो चाहिए वो उनको लाके देता था। बहनों से भी, परिवार से, रिश्तेदारों से, जैसे बाबूजी थे सेम उनकी डिट्टो कॉपी वो था, एकदम सेम, हर चीज में मतलब। पुत्र शोक का घुन कन्हैया लाल को अंदर ही अंदर खाता रहा। और फिर पुत्र विछोह के 2 साल के भीतर 1982 की वह बदबख्त शाम आई जब कन्हैया लाल अपनों को रोता छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री में एक भारी रिक्तता छोड़कर परलोक चलते बने। उसके लिए था सिनेमा, काशी का और मदीना, उंगली पकड़ के चढ़ाया इसको इन जैसों ने बुलंदी का जीना। निराला वो महाजन, सूद में लेता प्रेम रतन, उतार के वो देह का जामा, गया जाने कौन सा गावा, जाने गया कौन सा गावा। दे गया हमको जो अल्लामा, माजी की गठरी यादों का सामा, झरझर आंसू गीला रुमाल, नाम था कन्हैया लाल, पहन के धोती कुर्ते का जामा, पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा, एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल, पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा। सुखी लाला ने फिर एक बार लोगों की आंखों की क्यारियों में आंसू बो दिए थे। और इस बार के आंसू नफरत नहीं, मोहब्बत की पैदाइश थे। लोगों के दिलों की उस खलिश की पैदाइश थे
जो कन्हैया लाल जैसे आला इंसान और आला तरीन अभिनेता को खोने की वजह से आई थी। Because a man like him, he deserved much more, much more. I mean, from God, I feel that he didn't deserve all these tragedies in his life. मतलब he is one of the jewels of Indian film industry where amongst the actors you will not find another Kanhaiya Lal. Impossible. ये है कि अगर ऐसा आदमी कोई भी चला जाता है, टैलेंटेड आदमी चला जाता है, तो एक कमी तो महसूस होती है कि एक अच्छा एक्टर कम हो गया। God rest his soul in peace. And we always love you, and I'm very, very fortunate to have worked with you. भूलते नहीं बुलाएंगे कभी ऐसे मजे हुए कलाकार। मैं वारंवार यही कहूंगा कि न भूतो न भविष्यति। अरे 100-150 रुपए की क्या बात, लाला कुछ मरने गए हैं। और चाची, सुखी लाला का तो ऐसा कौल है कि जो मनुष्य के काम नहीं आए तो गोली मार दो गंगा कसम। कलाकार मरकर भी जिंदा रहता है अपनी कलाकृतियों के रूप में। उन्हें मारते हम हैं उनको भुलाकर, कला को दिए उनके योगदान को भुलाकर, उनकी कलाकारी को भुलाकर। कन्हैया लाल सन 1982 में नहीं मरे, तब मरे जब हमने उन्हें भुला दिया, तब मरे जब हमने कहा हम उन्हें नहीं जानते। एक्टर की जिंदगी का तो यही एक वो है आयरनी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि हर एक एक्टर की जिंदगी की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये है कि अब फर्ज कीजिए उस एक्टर का नाम है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह कौन है? नसीरुद्दीन शाह मुझे चाहिए। तीसरी स्टेज, नसीरुद्दीन शाह जैसा मुझे कोई चाहिए। और चौथी स्टेज ये कि एक जवान नसीरुद्दीन शाह मुझे चाहिए। और 5वीं स्टेज ये, कौन है नसीरुद्दीन शाह? हर एक्टर की जिंदगी इन 5 दौर से गुजरती है। हिंदुस्तान में हेरिटेज के लिए एक बहुत सौतेला व्यवहार है। हम लोग ना अपना कुछ संभाल के रखते हैं, ना अपने जो इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है, इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, उसको हम कभी भी ध्यान से कभी भी हमने प्रिजर्व नहीं किया है। प्रिजर्व का कल्चर ही नहीं है हमारे। हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे अपने लेजेंडरी लोगों के बारे में लिख नहीं पाते हैं, सहेज नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन जो हैं वो देखें, पढ़ें, जानें, इंस्पायर हों, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, जिक्र हो। तो आर्ट एंड कल्चर के मामले में थोड़ा सा हम पीछे रहते हैं। पुराने लोग अब रहे कहाँ, एक एक करके सब चले गए। हाल ही में चंद्रशेखर जी, फिर दिलीप साहब, अब हैं ही कौन? कामिनी कौशल हैं, 40 के दशक में उन्होंने करियर शुरू किया था। नदिया के पार, बिराज बहू, सुपरस्टार थी अपने ज़माने की। और एक प्रेम सागर साहब हैं, उन्होंने शक्ति में कमिश्नर का रोल किया था। शक्ति जाएगी, शक्ति जी देखिए, शक्ति का कमिश्नर मेरे पास आके दिलीप कुमार बोलता ना कि सर मेरे को इजाज़त दो, मैं छापा मार के उसको पकड़ के लाता हूँ। तो मैंने बोला अभी मत पकड़ो, अभी हमने बैकग्राउंड बनाया है, हम बाद में बनाएंगे। और वो पुरानी समय बड़ा बलवान। जब दिखना बंद हो जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। इतने महान लोग हुए हैं, लेकिन आज की जनरेशन को उनका पता भी नहीं, उनके बारे में वो जानते भी नहीं। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं उनमें जिनको आप नहीं भुला सकते। उनमें से एक पंडित कन्हैया लाल जी।
वो जमाना और था, वो उड़ान और थी, लोग और थे, शायद वो सुनने वाले भी और थे और बनाने वाले भी और थे। पहले की फिल्म में कलाकार रोते थे, मदर इंडिया देखने गया तो मैं रोने लग गया। मैं बोला अरे बाप रे बाप। आज वो नहीं है, आज के पिक्चर देख हट यार। आज तक ज्यादातर सेक्स को लेके चलते हैं और सेक्स इज नथिंग। बहुत सारे कलाकारों से मिला, रिटायर्ड, लेकिन अपने ज़माने के सुपरस्टार, बड़े नामी सितारे। और आज का वक्त, आज वो बड़ी बदहाली में है, पैसे पैसे को मोहताज। लेकिन बदहाली सिर्फ पैसे से ही नहीं, बदहाली एक अकेलापन भी होती है कि जहाँ पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसी बुरी लाइन है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का हमदर्द नहीं है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, ये आप याद रखो। क्या बताऊं, दाल रोटी कमाने के लिए आज भी मैं कोशिश करता हूं, ऑडिशनों पे भी जाता हूं लाठी लेके, और मुझसे भी कहते हैं कि ये डायलॉग बोल के दिखाओ, ये सिचुएशन है, ये करके दिखाओ, वो दिखाओ। और जो हमारे ऑडिशन लेते हैं उनको एक्टिंग की ABC नहीं आती। खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो कैमरे के पीछे बैठ जाती हैं, बताइए कैसे बोलेंगे आप। मैंने कहा यार अब ये भी दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी। ये पुराने कलाकार सिर्फ पुराने कलाकार नहीं है, पुराने सिनेमाई युग के झरोखे हैं। ये स्टूडियो सिर्फ स्टूडियोज नहीं है, बीते दौर के सिनेमाई सरगर्मियों को समेटे पुराने जमाने के दरवाजे हैं। कलाकारों को भुला देने वाले हमारे नाशुक्र रवैये के कारण ना सिर्फ सिनेमा को अपना स्वेट एंड सोल देने वाले कन्हैयालाल मोतीलाल सरीखे महान कलाकार अतीत के गर्द तले दबते जा रहे हैं, बल्कि सिनेमा के पुराने स्टूडियोज, सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल्स, सिनेमा की वो रवायत भी गायब होती जा रही है जिसमें सिनेमा हॉल के बाहर टिकट काउंटर पर उमड़ती भीड़ का किस्सा गुथा होता था। Within every generation be remembered not just as human beings but for their art, because we will do ourselves a disservice by forgetting them. Balraj Sahni, Motilal Sahab, all these people, Kanhaiya Lal ji, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं हमेशा उनकी जिक्र करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, simply because नए generations के young actors क्या young filmmakers also, young musicians also, it is all art. को याद दिलाना चाहिए that we are actually standing on the shoulders of these great people. और अगर लोग अगर वो याद नहीं करे, it is their loss. सच कहता हूँ। Unfortunately, these are people of the future who were born in the past. और इसकी वजह से जो सिस्टम होता है वो तो सबसे पावरफुल होता है, सबसे बड़ा होता है, अच्छे अच्छे दिग्गजों को वो निगल जाता है। तो कहीं वो हमारी स्मृति में, स्मृति के कोहरे में जो है ये बड़े नाम खो गए हैं। लेकिन ये कोहरा जो है, जब आप विवेक का सूर्य जो है, जो स्पॉटलाइट जब चमकाएंगे तो ये कोहरा छट जाएगा एंड दीज जाइंट्स विल बी सीन फॉर द पीपल दे आर। वो हमारी यादें में है और रहेंगे। और जब तक फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है, कन्हैयालाल जी, मोतीलाल जी, बलराज साहनी जी, ये हमेशा जीवित रहेंगे और आप आके इनसे मिल सकते हैं। हम भी ये सोच में हैं कि कोई भी आके उनसे मिले और उनको फील करे और उनके काम को देख सके। उनका असली घर ये है। अगर फिल्में दुख और शोक से फरागत देने वाली बहाने का नाम है, अगर अभिनय समाज को बेदार करने वाली टेर है, लोगों को जगाने वाला अलख है, तो कन्हैयालाल जी के हम अकंठे ऋणी हैं। कन्हैयालाल जी सोशली और कल्चरली रेलिवेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अभिनय के इस पुरोधा को नमन, कला के इस सरहंग को सलाम।
पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल। मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं अपने स्कूल में तो 100% उनकी किसी न किसी फिल्म का ज़रूर जिक्र करूँगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पान की गिलोरी में कला का वो कदरदान, सिनेमा में फूंकता जान। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और मेरे परिवार सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा। मेरी बस दुआ है कि कन्हैया लाल का नाम सुनहरे अक्षरों में भारतीय फिल्म के इतिहास में लिखा जाए, उन सब सह कलाकारों के साथ जो उनके कंटेम्पोरेरीज थे, और उनकी मिसाल लोगों को मालूम हो। जंजालों से पेचो खम से राहत का उपाय था वो, सोच की रोशन गली में रहता सदा दिली। मुझे विश्वास है कि यह डॉक्यूमेंट्री आने वाले लंबे समय तक सिनेमा प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा। उसके लिए था सिनेमा काशी काबा और मदीना। उंगली पकड़ के चढ़ाया इसको इन जैसों ने बुलंदी का जीना। निराला वो महाजन, सूद में लेता प्रेम रतन। उतार के वो देह का जामा, गया जाने कौन सा गाँवा। जाने गया कौन सा गाँवा। दे गया हमको जो अल्लामा, माजी की गठरी यादों का सामा। झरझर आंसू गीला रुमाल, नाम था कन्हैया लाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा। पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा। एक्टर था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल। पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा।